हाँ बच्चों, सुनो। देखो बच्चों, अपना जो चल रहा था नॉर्मलता वाला लेसन, इसके पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? नॉर्मलता। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मलता होती है, आगे सांद्रता को अपन किस रूप में ज्ञात कर रहे हैं? नॉर्मलता के रूप में। तो नॉर्मलता हम किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर विलेन में, किसमें? 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, उस विलेन के हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो जो नॉर्मलता होती है, तो नॉर्मलता में क्या आता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जबकि जो मोलरता होती है, उस मोलरता में आती है मोलों की संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या मैंने आपको कल बताई थी कि तुल्यांकों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तुल्यांकों की संख्या हम ज्ञात करते हैं तुल्यांकी भार के आधार पर। अगर हम विलेय के तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने हैं तो विलेय का क्या करेंगे? भार अपॉन उसका तुल्यांकी भार। इस आधार पर हम क्या कर लेते हैं? तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कोई सवाल, इसके अंदर जो सवाल आता है, सवाल किस प्रकार आता है? देखो, 20 ग्राम NaOH 200 मिलीलीटर विलेन में घुला हुआ है, तो इस विलेन की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मोलरता और नॉर्मलता, हम दोनों ज्ञात करना है। मोलरता पे हमें ज्ञात करना है और नॉर्मलता है। तो एक ही सवाल में मोलरता भी पूछ लेता है हमसे और नॉर्मलता भी पूछ लेता है। तो इसको हम कैसे हल करें? देखो, जो हमारे पास विलेय, विलेय कौन है? NaOH। किसमें घुला हुआ है? विलेय में, यानी विलेय की मात्रा। विलेय, विलेय कौन है हमारे पास? NaOH की मात्रा। विलेय की मात्रा को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल w से। कितना है? 20 ग्राम। और विलेन का आयतन, विलेन का आयतन कितना दे रखा है इसने? विलेन का आयतन हमें हमें दे रखा है 200 मिलीलीटर, ये विलेन दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो मोलरता ज्ञात करनी है और एक क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें इसका अणुभार की जरूरत पड़ेगी और नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमें इसके तुल्यांकी भार की ज्ञात। तो हम इसका अणुभार भी ज्ञात कर लेते हैं और तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये NaOH का अणुभार 40, स्मॉल m बराबर Na का 23 होता है प्लस 16 प्लस 1, तो इसका अणुभार कितना आ गया हमारे पास? 40 आ जाता है। NaOH का अणुभार क्या आ जाता है? 40। अब ये NaOH जो है, ये क्या है हमारे पास? एक सार है। NaOH क्या होता है? सार। तो इसकी जो अम्लता होगी, तो इसका हम तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर लेते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का मैंने कल जो फॉर्मूला बताया था तुम्हें, जब हम सार का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो सार का अणुभार, सार का अणुभार अपॉन अम्लता, इसकी अम्लता। अम्लता मैंने आपको बताई थी कि किसी भी सार में जो प्रतिस्थापित OH माइनस आयन होते हैं, इन OH माइनस आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस सार की अम्लता कहते हैं। अब देखो, इसका सार का जो अणुभार था हमने निकाला, कितना है? 40। अब इसमें OH माइनस आयन कितने प्रतिस्थापित? एक ही होंगे, तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना आया? 40 है। यानी इसमें NaOH में अणुभार भी कितना होता है? 40 और तुल्यांकी भार भी कितना होता है? 40। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मोलों की संख्या। अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, देखो इधर, मोलरता। पहला टॉपिक हम ज्ञात करते हैं मोलरता। तो मोलरता का मैंने जब आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो। मोलरता का W/M इंटू V इंटू 1000, क्योंकि आयतन किसमें दे रखा है हमें? मोलर। तो W/M इंटू V। W क्या है? विलेय का भार। M क्या है? विलेय का अणुभार। V क्या है? विलेन का आयतन। चाहो तो आप, अगर समझ में नहीं आया, इसको W0 M0 के रूप में भी आप लिख सकते हो। W0 हम क्या मान लेंगे? विलेय का भार। M0 हम क्या मान लेंगे? विलेय का अणुभार। V क्या हो जाएगा? विलेन का आयतन। अब देखो ध्यान से, विलेय, विलेय कौन है? NaOH का भार कितना दे रखा है हमें? 20 ग्राम, ये 20 ग्राम अपॉन M0 विलेय का अणुभार। अणुभार कितना है? देखो Na 40 इंटू V क्या है हमारे पास? विलेन का आयतन है। आयतन देखो कितना दे रखा है? विलेन का आयतन 200 ml इंटू 1000,
तो अब इसके हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 जीरो से 2, 1 जीरो से 1, तो ये हमारे पास आ गया 20/8, यानी 4 से कट के 5/2, तो कितना है 2.5 मोल पर लीटर। यानी इस विलेन की जो मोलरता आई वो मोलरता कितनी आ जाएगी, 2.5 मोल पर लीटर। सेकंड इसने हमसे क्या पूछा कि इस विलेन की क्या ज्ञात करो, नॉर्मलता भी ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, नॉर्मलता, अब नॉर्मलता का मैंने सूत्र बताया था कि विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वह विलेन का बटा विलेन का आयतन। तुल्यांकों की संख्या निकाली थी अपन ने, विले का भार अपॉन इसका तुल्यांकी भार। W तो क्या हो गया, विले का भार अपॉन तुल्यांकी भार इनटू विलेन का आयतन। जब मैंने आपको बताया था कि आयतन मिलीलीटर में हो, क्योंकि यहाँ आयतन लीटर में होगा, अगर मिलीलीटर में दे रखा हो तो हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब हमारा आयतन किसमें दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो, तो हम इसको 1000 से क्या कर देंगे, या लो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो विले का भार यानी NaOH का भार कितना दे रखा है हमें, 20 अपॉन ई विले का तुल्यांकी भार, जो आपने निकाला है विले का तुल्यांकी भार कितना आ गया 40। विलेन का आयतन कितना है 200 ml इंटू 1000। तो यहाँ सेम आ रहा है, यानी अणुभार और तुल्यांकी भार सेम आ रहा है, इसलिए इसका मोलरता और नॉर्मलता का आंसर भी हमारे क्या आएगा, सेम आएगा। वो तो वही 3 जीरो से आपने क्या कर दिया, 3 वही 20/8, यानी कितना आंसर आ जाएगा 2.5। तो नॉर्मलता का जो मात्रक होता है, नॉर्मलता का मात्रक मैंने बताया था आपको ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या बताया था, ग्राम तुल्यांक, तो इसका जो मात्रक आएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस विलेन की जो मोलरता आई थी वो मोलरता तो कितनी आ रही है, 2.5 मोल प्रति लीटर, और इसकी जो नॉर्मलता आ रही है वो नॉर्मलता भी हमारे पास कितनी आ रही है, 2.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसलिए कभी कभी हम एक ही सवाल के अंदर वो हमसे मोलरता भी पूछ लेता है और हमसे नॉर्मलता भी पूछ लेता है। जब भी हम मोलरता ज्ञात करेंगे तो उसमें हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या के लिए हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, और जब भी हम नॉर्मलता ज्ञात करेंगे तो तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे, और तुल्यांकों की जो संख्या होगी मैंने आपको बताया था विले का भार अपॉन उसका तुल्यांकी भार, यानी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तुल्यांकी भार। तो मैंने कल आपको समझाया था कि हम अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, सार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, और लवण का तुल्यांकी भार किस। अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना आ जाता है तो हम आसानी से उसकी क्या ज्ञात कर लेंगे, नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे फार्मलता। देखो बच्चों, अगला जो हमारा सांद्रता पद आ रहा है, ये सांद्रता पद क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट फार्मलता। अब फार्मलता या फार्मेलिटी क्या होती है, पहले तो मैं एक बात बता देता हूं, जो फार्मलता जो ज्ञात करते हैं हम नॉर्मली आयनिक यौगिकों के लिए ज्ञात करते हैं। किसके लिए ज्ञात करते हैं, आयनिक यौगिक के लिए, क्योंकि फार्मलता और नॉर्मल मोलरता में ज्यादा अंतर नहीं है। फार्मलता आयनिक यौगिकों के लिए ज्ञात करते हैं और मोलरता आयनिक यौगिकों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं और अनायनिक यौगिकों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कंडीशन आएगी कि फार्मलता और मोलरता, तो इनको जब एक ही होते हैं तो इनको अलग अलग क्यों ज्ञात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से जो आयनिक यौगिक ऐसे होते हैं जब उनको किसी विलाय के अंदर घोला जाता है, या तो उनका वियोजन हो जाता है या उनका क्या आ जाता है, संगुणन हो जाता है। जैसे सपोज करो में नमक है, इस नमक को अगर मैं जल के अंदर घोल देता हूं तो इस नमक में Na+ आयन और Cl- आयन, यानी इनका क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाता है। जब इनका वियोजन हो जाता है या संगुणन हो जाता है तो इनकी सांद्रता में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो फिर इनकी हम क्या ज्ञात करते हैं, फार्मलता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, फार्मलता। और जो यौगिक वियोजित नहीं होते, यानी उनको घोलने से पहले और घोलने के बाद ना तो उनका वियोजन होता ना उनका संगुणन होता, तो ऐसे यौगिकों की जो फार्मलता और मोलरता एक ही आती है। उनकी जो फार्मलता आएगी वही उनकी क्या आएगी, मोलरता। लेकिन जिन यौगिकों का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है या वियोजन हो जाता है, तो फिर उनकी फार्मलता और मोलरता में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो जिन आयनिक यौगिकों में, क्योंकि आयनिक यौगिकों में या वियोजन होता है, इसलिए इनकी मोलरता और फार्मलता क्या आती है, अलग अलग आती है। तो फार्मलता होती क्या है, फार्मेलिटी हम किसे कहते हैं,
तो फॉर्मेलिटी वही सेम, ये भी एक भार आयतन मात्रक है। क्या ये भी भार आयतन मात्रक। तो फॉर्मूला 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलेन की फॉर्मलता कहते हैं। जो सूत्र भार होता है वह सूत्र भार यानी उसके सूत्र का फॉर्मूले का भार, फॉर्मूला जो अणुभार के समान ही होता है। तो 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलेन की फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता को कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वही होता है जो मोलरता का होता है। मोलरता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। केवल इतना सा अंतर होता है कि वहां पर तो हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, यहाँ हम किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? सूत्र भारों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मलता बराबर विलेय के सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन। यह आयतन किसमें होगा? लीटर के अंदर होगा। अब अपने सूत्र भारों की संख्या यानी जो सूत्र भार, जिस प्रकार हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं? सूत्र भारों की संख्या। तो देखो सूत्र भारों की संख्या, विलेय के सूत्र भारों की संख्या। तो विलेय का भार अपॉन उसका सूत्र भार यानी सूत्र का जो भार आएगा। जैसे सपोज करो NaCl है, नमक का सूत्र क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो इस सूत्र का जो भार होगा वो उसके अणुभार के बराबर ही होगा। देखो Na का सूत्र है NaCl, तो इसके सूत्र भार क्या होगा? 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हुआ? 58.5। तो NaCl का अणुभार भी 58.5 ही होगा और इसका सूत्र भार भी कितना आएगा? 58.5 ही आएगा। तो विलेय के भार को हम Wf से व्यक्त करते हैं और सूत्र भार को हम ले लेते हैं Fm से व्यक्त करते हैं, फॉर्मूला मास से व्यक्त करते हैं। तो इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो क्या फॉर्मूला आ गया? फॉर्मूला बराबर विलेय के सूत्र भारों की संख्या यानी विलेय का भार अपॉन सूत्र भार W अपॉन Fm इनटू विलेय का आयतन। आयतन किसमें है? V में। अगर यह आयतन मिलीलीटर में हो तो वही काम करेंगे जो मैंने आगे बताया था नॉर्मलता या फॉर्मलता में। अगर आयतन मिलीलीटर में हो, आयतन मिलीलीटर में हो तो फॉर्मलता बराबर फॉर्मेलिटी W विलेय का भार सूत्र भार इनटू V। V किसमें ले लिया मैंने? मिलीलीटर। जैसे हम आयतन को मिलीलीटर में ले लेते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज्यादातर जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों की मोलरता और फॉर्मलता सेम आती है। जिन यौगिकों का आयनन या संगुणन हो जाता है, आयनन का मतलब वो अपने आयन में वियोजित हो जाए, संगुणन का मतलब अणु आपस में जुड़ जाए, तो ऐसे यौगिकों में मोलरता और फॉर्मलता में क्या आता है? अंतर आता है। बाकी जो अनायनित यौगिक होते हैं जिनका आयनन या वियोजन या संगुणन नहीं होता उन यौगिकों में मोलरता और फॉर्मलता का आंसर एक ही आता है। तो फॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलेन की क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। तो वहां पर मोलरता में तो हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, जबकि फॉर्मलता में बच्चों सूत्र भारों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सूत्र भारों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय का जो भार होगा उस भार में उसके सूत्र का भार दे देंगे। जैसे NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो NaCl का जो सूत्र भार होगा यानी जो अणुभार निकालते हैं ठीक उसी प्रकार इसका क्या निकाल लेते हैं? हम सूत्र भार निकाल लेते हैं। तो इसका सूत्र भार कितना आ गया? 58.5। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? फॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मलता है ये फॉर्मलता की क्या है? भार आयतन मात्रक है। अब फॉर्मलता मैंने बताया था कि जिनमें आयतन पद होता है, क्या होता है? आयतन पद होता है, वो सारे मात्रक ताप से प्रभावित होते हैं। तो फॉर्मलता भी एक भार आयतन मात्रक है, इस पे भी आयतन पद आ रहा है।
तो ये भी ताप से प्रभावित होगा, यानी ताप बढ़ा देंगे तो पारगम्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाएगा, अपोन में है तो पारगम्यता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पारगम्यता भी ताप से क्या होगी, प्रभावित होगी। तो अपन ने पढ़ा था सांद्रता के पद, अपन ने सांद्रता के पदों को दो भागों में बांटा था। पहला जो सांद्रता पद था वो था भार भार मात्रक, और दूसरा जो अपना सांद्रता पद था भार आयतन मात्रक। भार भार मात्रक में भी अपन ने 4 मात्रक पढ़े थे। पहला मैंने द्रव्यमान प्रतिशत आपको पढ़ाया, दूसरा मैंने मोल अंश आपको पढ़ाया, तीसरा मैंने मोललता उसके अंदर क्या हुई आपको पढ़ाई थी। और जो दूसरा जो मात्रक था अपना भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक में भी हमने 4 पद, एक और उसमें पढ़ा था अपन ने पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसी प्रकार हमने भार आयतन मात्रक पढ़ा। भार आयतन मात्रक में पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था भार आयतन प्रतिशत, दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर मोलरता, तीसरा हमने पढ़ा नॉर्मलता, और चौथा आज हमने पढ़ा यहाँ पर फॉर्मलता। तो ये सारे किसके पद थे, सांद्रता के। तो किसी विलेन की सांद्रता हम नॉर्मलता के रूप में ज्ञात करते हैं, तो किसी विलेन की सांद्रता मोलरता के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी विलेन की सांद्रता मोल भिन्न के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी विलेन की सांद्रता आयतन प्रतिशत में भी ज्ञात कर सकते हैं, और किसी विलेन की सांद्रता भार प्रतिशत के अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर विलेन अत्यंत तनु हो तो फिर उसकी सांद्रता हम किसमें ज्ञात करना सिखाया था मैंने, पार्ट पर मिलियन में ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं 10 की घात 6 से उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग मात्रकों में क्या करते हैं सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता, तो अपन ने भार भार मात्रक पढ़ लिया और भार आयतन। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत यानी V/V%। अपन ने यहाँ पर भार द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी आपने पढ़ा। अब आज मैं क्या बता रहा हूँ, आयतन प्रतिशत, यानी जिसमें विलेय को भी हम आयतन के रूप में लेंगे और विलेन को भी किस रूप में लेंगे, आयतन के रूप में। तो आयतन प्रतिशत क्या होगा, 100 मिलीलीटर विलेन में, 100 मिलीलीटर विलेन में घुली हुई विलेय के आयतन को उस विलेन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत को हम व्यक्त करते हैं V/V% से। किससे व्यक्त करते हैं, तो इसमें विलेय भी किसमें लेंगे हम, आयतन के रूप में, और विलेन को भी किसमें रूप लेंगे, आयतन के रूप में। तो आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन, विलेय का आयतन देखो मिलीलीटर में, और विलेन का आयतन परसेंट निकालते हैं तो इनको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी आप एक सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है, इधर देखो बच्चों, उसने 3 आपको कह दिया, यहां पर लिख दिया 5% W/W, 5% W/V और 5% V/V। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसका क्या अर्थ होता है, तो देखो ये भार प्रतिशत है, क्या है ये भार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम जो विलेय है वो 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है, यानी विलेय की मात्रा भी ग्राम में और विलेन की मात्रा भी किस में ले रहे हैं, हम ग्राम में ले रहे हैं। क्वेश्चन आ जाए 5 पर W/V का मतलब क्या है, एक तो W है यानी भार है, V क्या है आयतन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 ग्राम विलेय है, विलेय को किसमें, भार में, ये 5 ग्राम विलेय 100 मिलीलीटर विलेन में घुला हुआ है। इसका मतलब W/V का मतलब है। अगर उसने कह दिया 5% V/V, इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो 5 मिलीलीटर, अब ग्राम में लेंगे क्योंकि V आ गया, 5 ml जो विलेय है वह 100 मिलीलीटर विलेन में घुला हुआ है। तो इस टाइप से इनका हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें विलेय की मात्रा दे पूछेगा तो 5 ग्राम आ जाएगी और विलेन की मात्रा 100 ग्राम आ जाएगी। अगर आपसे इसमें विलेय की मात्रा पूछेगा तो 5 ग्राम आ जाएगी, लेकिन विलेन की मात्रा 100 ग्राम नहीं आएगी, यहाँ पर 100 ml आ जाएगी।
इसके अंदर जब आप पूछेगा तो ये भी V है, ये भी V है, तो आयतन है, आयतन को या तो मिलीलीटर में लेते हैं या लीटर में। तो इसमें विलेय की जो मात्रा है वो 5 ml आ जाएगी और विलेन की मात्रा 100 ml आ जाएगी। अब आता है अपने पास कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है जो मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। मोलरता और मोलरता दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यही है कि इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, जबकि इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। जो मोलरता है, मोलरता के बारे में मैंने बताया था, मोलरता हम किसे कहते हैं, 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जबकि मोलरता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विलायक, यही चीज विलायक पर निकलती है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तीसरा जो है मोलरता भार आयतन मात्रक होता है, जबकि जो मोलरता होती है ये मोलरता भार मात्रक होता है। तो जब ये भार आयतन मात्रक है मोलरता, तो मोलरता ताप से क्या होती है, प्रभावित होगी, क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो मोलरता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, जबकि ये ताप से प्रभावित नहीं होगी। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वह कि किसी विलेन की सांद्रता मोलरता या मोलरता में ज्ञात करना किसमें अच्छा होगा। सांद्रता मोलरता में अच्छी मानी जाएगी कि मोलरता में अच्छी मानी जाएगी। तो बच्चों में आपको बता देता हूं कि विलेन की सांद्रता किसमें अच्छी मानी जाएगी, मोलरता में। अगर आपने सांद्रता मोलरता में ज्ञात करी तो ताप तो बढ़ता घटता रहता है, तो सर्दी में आएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम, तो मोलरता का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। गर्मी में मोलरता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। जबकि मोलरता है, मोलरता केवल भार से संबंधित है और भार पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो मोलरता है ये मोलरता तो ताप से प्रभावित तो हो जाती है, तो इसका मान भी परिवर्तित हो जाएगा, जबकि मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए किस सांद्रता को किसमें ज्ञात करना अच्छा होता है, मोलरता में। इस ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि विलेन की सांद्रता मोलरता की अपेक्षा मोलरता में क्यों ज्ञात की जाती है, तो उसका आंसर यही होता है कि मोलरता एक भार आयतन पद है जो ताप से प्रभावित हो जाता है, जबकि मोलरता भार मात्रक है, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मोलरता में ताप परिवर्तन होने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि मोलरता में ताप में परिवर्तन होने पर इसका मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। आगे तो इसमें अच्छा कोई किसको माना जाएगा, मोलरता को। इसके अलावा कुछ आते हैं हमारे पास संबंध। हम मोलरता और नॉर्मलता में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट बोलो, अगर आपको मोलरता दे दें तो आप डायरेक्ट नॉर्मलता निकाल सकते हो, नॉर्मलता दे दें तो आप डायरेक्ट उसकी क्या ज्ञात कर सकते हो, मोलरता। तो इनमें क्या संबंध होता है, देखो बच्चों मैं पहला संबंध बता रहा हूं आपको, मोलरता व ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हो नॉर्मलता में संबंध। अब इनमें कैसे अपन संबंध ज्ञात कर सकते हैं, मोल, क्योंकि मैंने आपको जो बताया था मोलरता हम अणुभार पर निकालते हैं और नॉर्मलता जो निकालते हैं वो तुल्यांक भार पर। तो इनका संबंध क्या हुआ, m इंटू विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार विलेय का निकालते हैं, बराबर n इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। क्या संबंध होगा दोनों में, n का मतलब यहाँ पर मोलरता है और n का मतलब यहाँ पर नॉर्मलता है। अगर आपको मोलरता दे दी जाए तो आप उसकी नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो, और नॉर्मलता दे दी जाए तो तुल्यांकी भार का भाग देकर नॉर्मलता दे दी जाए आप तो मोलरता ज्ञात कर सकते हो, मोलरता दे दी जाए तो आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हो, नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार आप डायरेक्ट नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे उसने पूछ लिया अम्ल की नॉर्मलता दे दिया, उसने क्या पूछा आपसे, अम्ल की नॉर्मलता पूछी आगे। अब उसने दे रखा क्या रखा है आपको, मोलरता दे रखा है, तो बहुत सीधा है, हमेशा ध्यान रखना नॉर्मलता में। तो जब आप इसकी मोलरता ज्ञात करोगे तो इस मोलरता को आप किससे, क्या अम्ल की पूछ रहे हैं तो अम्ल के लिए किसको काम में लेते हैं, सारकता से गुणा करते हैं।
और आपको क्या दे दी जाए, मोलरता दे दी जाए और क्या पूछी जाए, नॉर्मलता पूछी जाए, तो 1 सेकंड में आप उसकी नॉर्मलता ज्ञात कर दोगे। मोलरता मालूम होते ही 1 सेकंड में आप उसकी नॉर्मलता ज्ञात कर दोगे, क्योंकि उस मोलरता को किससे गुणा कर देंगे, सारकता से। मैंने आपको बताया था सारकता किसे कहते हैं, प्रतिस्थापित H+ आयनों की संख्या को। उस सारकता से मोलरता को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नॉर्मलता। इसी प्रकार अगर आपसे सार की नॉर्मलता पूछे, ये ध्यान रखना कि विलेय दिया गया अम्ल है कि सार है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। NaOH है तो क्या है, सार है। H2SO4 है तो क्या है, अम्ल है। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, M इंटू अम्लता। तो मैंने आपको बताया था अम्ल के साथ सार को लेंगे, सारकता सार के साथ अम्ल को लेंगे। अगर आपको मोलरता दे दी जाए तो आसानी से आप उसकी क्या ज्ञात कर सकते हो, नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। अगर सार की नॉर्मलता दे रखी है, आप सार की मोलरता दे रखी है, तो उसको किससे गुणा कर देंगे, अम्लता से। तो अम्लता से गुणा करते ही क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। तो आसानी से हम शॉर्ट टेक्निक के रूप में भी इनको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हमें मोलरता दे दी जाए और नॉर्मलता पूछे, अगर अम्ल की मोलरता दे रखी है तो उसको किससे गुणा कर देंगे, सारकता से। अगर सार की मोलरता दे रखी है और नॉर्मलता पूछे तो किससे गुणा कर देंगे, हम उसको अम्लता से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आसानी से हम उसकी नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। यानी मोलरता अगर हमने ज्ञात कर ली और हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि अब इस विलेय की नॉर्मलता भी ज्ञात करो, तो नॉर्मलता का पूरा फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आसानी से उसकी मोलरता के आधार पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, नॉर्मलता ज्ञात, या तो उसको सारकता से मल्टीप्लाई कर देंगे। अम्ल है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारकता से, और सार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम अम्लता से। उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आसानी से उसकी क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। अगला हमारा जो संबंध आ रहा है, ये संबंध हम ज्ञात कर रहे हैं मोलरता और मोलरता में भी हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मोलरता दे दी जाए तो हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, और मोलरता दे दी जाए तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम मोलरता दे दी जाए हमारे पास तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, और मोलरता दे दी जाए तो हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। इनमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इनमें एक संबंध हम बता सकते हैं कि इनमें जो संबंध होता है, m स्मॉल m है, स्मॉल m होता है मोलरता बराबर 1000 इंटू मोलरता, कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलरता, अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलरता इंटू mv। तो यह जो m होता है, ये m होता है कैपिटल M मोलरता, स्मॉल m जो होता है वो होता है मोलरता, कैपिटल डी विलेय का घनत्व, डेंसिटी, कैपिटल M जो मैंने आपको बताया रखा है मोलरता, और mb जो यहाँ mb ले लेना है, क्योंकि m आ रहा है, ये वही विलेय का मोलर द्रव्यमान। mb क्या मान लिया मैंने, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो आप इस संबंध के द्वारा अगर आपको मोलरता दे दी जाए तो मोलरता ज्ञात कर सकते हो, और मोलरता दे दी जाए तो मोलरता ज्ञात कर सकते हो, मोलरता दे दी जाए तो मोलरता ज्ञात कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। जिस प्रकार हम मोलरता नॉर्मलता में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मोलरता और मोलरता में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पूरे सांद्रता पद मैंने क्या कर दिया, आपके खत्म कर दे। कल हम अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक लेंगे लेक्चर के अंदर। आज पूरे अपने सांद्रता पद खत्म हो गया। आठ जो सांद्रता पद बताए थे मैंने, ये 8 सांद्रता, इनमें जो हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल, कल न्यूमेरिकल्स अपन हल करेंगे, ठीक है।